जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए बेटा, शेड्यूल्स के अंदर क्या है आपका। देखिए शेड्यूल्स के अंदर हमारे वो टॉपिक्स हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने के लिए जो है नहीं मिलते हैं, या जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारा मेनली पार्ट 1 से शुरू होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड अप टू 22nd पार्ट। तो इन पार्ट्स के अंदर जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 के बीच में जो है नहीं लिखी हुई हैं। तो जो बातें छूट गई हैं उन बातों को हमने किस पे डाला है, उन बातों को हमने शेड्यूल्स के अंदर डाला है, ठीक है। अब अगर हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस पे ये देखें कि जो हमारे शेड्यूल्स है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 1950 के टाइम पे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल्स थे। तो बेटा आपको याद रखना है, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। मींस एट द टाइम ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट टाइम वी हैड ओनली 8 शेड्यूल्स। 8 शेड्यूल्स हमारे यहाँ पे थे। इज इट क्लियर? बट अभी मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं या प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो अभी हमारे पास कितने हैं। तो बेटा अभी आपको याद रखना है आज के टाइम पे, ओके, अभी जो है करंटली हमारे पास कितने शेड्यूल्स है, ये आपके 12 शेड्यूल्स है या 12 शेड्यूल्स हमारे पास है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये पोर्शन आपको यहाँ पे याद रखना है दैट एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड वी हैव। सो वी हैड 8 शेड्यूल्स एट दैट टाइम। लेकिन आज के टाइम पे अभी करंटली अगर हम बात करते हैं तो करंटली हमारे पास कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जो बातें हमको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है नहीं मिलती हैं, उन कुछ छूटी हुई बातों को हमने किस पे डाला हुआ है, उसको हमने शेड्यूल्स के अंदर पुट किया हुआ है, उसको हमने शेड्यूल्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आई होप ये वाला पोर्शन बेटा आपको सबको समझ में आया होगा। तो टोटल आज के टाइम की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारे पास कितने शेड्यूल्स है बेटा, अभी हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स है। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि इन शेड्यूल्स के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं बेटा शेड्यूल 1 या शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल 1 के अंदर हमें क्या मिलता है बेटा। शेड्यूल 1 के अंदर हमको देखने को मिलता है द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है और जो हमारे स्टेट्स है, उनके जो यहाँ पे क्या है नेम है, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं और जो हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम जो है हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, उनके नेम हमको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे, ठीक है। अब सेकंड शेड्यूल जो है, जो हमारा शेड्यूल 2 है, तो शेड्यूल 2 के अंदर जो है इसके अंदर क्या है, हमारा जो हमारा शेड्यूल 2 है बेटा, शेड्यूल 2 के अंदर हम देखने वाले हैं आपकी जो सैलरीज हैं, सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स, ठीक है ना। जो हमारी जो सैलरीज होती हैं और जो एमोल्यूमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जो सैलरीज है और जो एमोल्यूमेंट्स हैं वो किसकी सैलरीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेटे जो हमारे यहाँ पे लाइक हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, सारे के सारे वी कैन से जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे गवर्नर्स होते हैं, या जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, हाई कोर्ट के सारे जजेस हैं, तो उनकी सैलरीज के बारे में और उनके जो एमोल्यूमेंट्स हैं, मतलब जो जिसको बोलते हैं ये आपके भत्ते वगैरह, तो उनकी सैलरीज और उनके एमोल्यूमेंट जो है हमको किस शेड्यूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वो हमें शेड्यूल 2 के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम शेड्यूल 3 की बात करते हैं इसके अंदर, अगर हम बेटा यहाँ पे शेड्यूल 3 की बात करते हैं तो शेड्यूल 3 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो बेटा इसके अंदर हम देखने वाले हैं ओथ। यहाँ पे हम देखने वाले ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे किसकी ओथ की यहाँ पर बात हो रही है, तो ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, मिनिस्टर्स। तो जो हमारा शेड्यूल 3 है बेटा, तो शेड्यूल 3 किससे डील करता है, इसमें एक और बात आएगी आपकी यहाँ पे, आपके जजेस,
तो जो भी हमारे क्या होगा, जो भी हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब ये है, चाहे अगर हम सेंटर की अगर हम लेजिस्लेचर को देखते हैं तो सेंटर की लेजिस्लेचर के अंदर वी हैव लोकसभा एंड वी हैव राज्यसभा, तो वहां के जो आपके मेंबर्स हैं, वैसे ही स्टेट का जो क्या होता है हमारा लेजिस्लेचर होता है, जिसके अंदर वी हैव किसी स्टेट्स में हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्या देखा था कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि आपके यूनिकैमरल हैं, लेकिन कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो आपके क्या है बाइकैमरल हैं। तो बाइकैमरल के अंदर हमने क्या देखे थे, ओनली 6 to 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दोनों हाउसेस हैं, लेकिन बाकी के स्टेट्स के अंदर आपको एक ही हाउस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा विधानसभा। तो विधानसभा, राइट, तो विधानसभा या आपकी विधान परिषद, चाहे आप चाहे सेंटर में देखेंगे लोकसभा, चाहे आप राज्यसभा को देखें, तो वहां के जो भी मेंबर्स हैं उनकी शपथ, उनकी ओथ के बारे में इस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल थर्ड के अंदर दिया हुआ है। इन द सेम मैनर जो भी आपके मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो सेंटर के मिनिस्टर्स हो चाहे वो स्टेट्स के मिनिस्टर हो, इनकी ओथ के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। देन एट लास्ट वी कैन से वो जजेस जो भी आपके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आप ले लीजिए या हाई कोर्ट के जजेस ले लीजिए, इनकी जो ओथ और अफर्मेशन के बारे में किसमें दिया हुआ है, वो आपका शेड्यूल थर्ड के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, दैट इज शेड्यूल 4 या शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा शेड्यूल 4 है इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा राज्यसभा है, तो राज्यसभा के अंदर सीट्स का अलोकेशन, राइट, ठीक, एलोकेशन ऑफ, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा जो है तो राज्यसभा के अंदर सीट्स का एलोकेशन हमको इसमें देखने को मिलता है। अब ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में जितनी भी सीटें हमको देखने को मिलती हैं उसको हमने स्टेट्स में कितना कितना क्या है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। हमने लोकसभा में जो आपके मेंबर्स इलेक्ट होकर के वहां पर जाते हैं, तो हर स्टेट से मेंबर इलेक्ट होकर के वहां पे जाते हैं ना। जैसे आपका उत्तर प्रदेश को अगर हम मान के चलते हैं तो उत्तर प्रदेश से आपके 70 सबसे ज्यादा 70 मेंबर्स इलेक्ट होकर के लोकसभा में जाते हैं। वैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड से 5 मेंबर जो है लोकसभा में इलेक्ट होकर के जाते हैं। इन द सेम मैनर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज हैं, वहां से आपके लोकसभा जितने भी सबको सीटें अलॉट कर दी गई हैं कि इस स्टेट से इतने मेंबर लोकसभा में वहां पे आएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 545 मेंबर्स। इन द सेम मैनर आपका राज्यसभा के अंदर भी यही होता है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिली हुई हैं, कि मतलब उस स्टेट से कितने एमपीज आएंगे, कितने लोग आएंगे जो कि जा करके आपके राज्यसभा के अंदर बैठने वाले हैं, ठीक है ना। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीट्स का जो अलोकेशन है स्टेट में वो कितना कितना है, ये हमें शेड्यूल 4 के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बेटा शेड्यूल 5 की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बेटा शेड्यूल 5 की इसमें बात करते हैं तो शेड्यूल 5 के अंदर हमें क्या देखने को यहाँ पे वैकेंसी से मिल रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमको मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो SC ST जो हमारे यहाँ पे एरियाज होते हैं, राइट, SC ST वाले जो एरियाज होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में हमको इस शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एरियाज। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एक्सक्यूज मी ऑफ द, इसको आप शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो आपका शेड्यूल 5 के अंदर ये दिया हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट करेगी, इनका जो कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट करेगी, वो किस तरीके से करेगी। तो ये जो है बेटा हमारा शेड्यूल 5 के अंदर दिया हुआ है। वैसे हम अगर शेड्यूल 6 की बात करेंगे तो बेटा शेड्यूल 6 भी आपका इससे मिलता जुलता है। शेड्यूल 6 के अंदर क्या है, शेड्यूल 6 भी आपका जो है शेड्यूल
जो है ट्राइब के बारे में बात करता है, बट मेनली नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट्स के अंदर, कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर, वहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे उनका कंट्रोल कैसे कैसे होगा, तो ये आपका जो है शेड्यूल 6 के अंदर आएगा। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो शेड्यूल 6 की अगर हम फिर से बात करेंगे तो यहां पे हम लिखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, किसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो किसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज वी कैन से। जो हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर क्या है बेटा, ट्राइबल एरियाज है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अभी ट्राइबल एरियाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ के ट्राइबल एरियाज है, तो ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ यू नो असम, ठीक है ना, तो इन द स्टेट्स ऑफ व्हाट, असम, मेघालय। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, ओके जस्ट वेट, आई थिंक ये पूरा यहां पे आया नहीं है, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू हियर, ओके इस पॉइंट को बेटा मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहां पे आई होप बेटा अभी 5th तक देखिए, आई होप 5th शेड्यूल तक यहां पे सबको समझ में आया है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा आगे शेड्यूल 6 के अंदर, राइट। तो शेड्यूल 6 के अंदर देखते हैं कि शेड्यूल 6 आपका क्या बोल रहा है, राइट। शेड्यूल 6 को देखते हैं कि शेड्यूल 6 आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। शेड्यूल 6 आपका ऑलमोस्ट शेड्यूल 5 की ही तरह है। जैसे हमारा शेड्यूल 5 है वैसे हमारा शेड्यूल 6 भी है। शेड्यूल 6 आपका बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, इन द स्टेट्स ऑफ असम, ठीक है, मिजोरम, ओके, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 4 स्टेट्स है, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की हुई है शेड्यूल 6 के अंदर, ठीक है। आई होप ये पोर्शन भी बेटा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे शेड्यूल 7, इसके बाद हम शेड्यूल 7 की बात करेंगे। नाउ दिस इज वेरी मच यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शेड्यूल 7 की अगर हम बात करेंगे बेटा तो शेड्यूल 7 में आपका क्या है, द डिवीजन ऑफ पावर। यहां पे आपका शेड्यूल 7 के अंदर जो है बेटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हुई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में किया है, ओके नाउ सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये किसके अंदर बोला गया है बेटा, ये शेड्यूल 7 के अंदर बोला गया है। इसी के अंदर यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर दिया है बेटा आपका लिस्ट्स के बारे में दिया हुआ, ठीक है, लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। 3 टाइप की लिस्ट हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली लिस्ट बेटा हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। सबसे पहली लिस्ट हमारे पास होती है यूनियन लिस्ट, एंड सेकेंड लिस्ट वी हैव बेटा स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड लिस्ट वी हैव कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप की क्या होती है बेटा, मेनली लिस्ट यहां पे होती है। सबसे पहले अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे, नाउ व्हाट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट का मतलब बेटा वो होता है कि इन यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के अंदर मिलते हैं कि जिनके ऊपर केवल और केवल लॉ बनाने का अधिकार, लॉ बनाने का राइट किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट जो आता है उसके ऊपर केवल और केवल लॉ कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है।
जैसे एग्जांपल की मैं एक बात करता हूं, जैसे आपका क्या हो गया बेटा, डिफेंस हो गया, है ना। जैसे तुम्हारा इसी के अंदर वैकेंसी तुम्हारा क्या आ सकता है, आर्मी आ सकता है। तो आर्मी या आपका क्या हो गया, डिफेंस हो गया, ये बेटा यूनियन लिस्ट का एक क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि डिफेंस और आर्मी के ऊपर, या देखो आर्मी भी आपका किसके अंदर आ गया, मेनली डिफेंस के अंदर आ गया। तो डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, इनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, नो। इनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार केवल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि स्टेट के बारे में, कि स्टेट का कोई आपका क्या होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा, राइट। जैसे आपका फॉरेन, मैं एक और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं बेटा, आपका यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन, जो भी हम लोग मतलब फॉरेन से, लाइक हम जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं, या हमारा जो भी एमओयू वहां से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनसे साइन होता है, कोई एग्रीमेंट होता है साइन फॉरेन कंट्री से, तो स्टेट नहीं करेगा, वो हमारा कंट्री करता है। इसी वजह से कंट्री का क्या होता है बेटा, फॉरेन मिनिस्टर होता है, स्टेट का फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन जो आपका मिनिस्ट्री है वो स्टेट के अंडर नहीं है, वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। वैसे ही बेटा आपका स्टेट लिस्ट होता है। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि इस स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट हमको देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर केवल और केवल लॉ बनाने का राइट जो है वो किसके पास होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है इन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार होता है। जैसे स्टेट लिस्ट की मैं बात करूंगा तो जैसे आपका बेटा यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर आ गया, तो जैसे आपका पुलिस आ गया, जैसे आपका पुलिस आ गया, आपने सुना होगा उत्तराखंड पुलिस, आपने सुना होगा यूपी पुलिस, आपने सुना होगा महाराष्ट्र पुलिस, आपने कभी भारत की मतलब पुलिस के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है ना, तो वो पुलिस जो है आपका एग्रीकल्चर है, इन सब के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, स्टेट के पास है। ठीक है, थर्ड हमारा बेटा आता है कंकरेंट लिस्ट। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या होता है बेटा, कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर लॉ बनाने का अधिकार यहाँ पे जो भी मतलब आपका लॉ बनाने का या जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट मिलते हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन लिस्ट के ऊपर ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं जिसके ऊपर केवल यूनियन गवर्नमेंट या जिसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं जिनके ऊपर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो आई होप बेटा ये पोर्शन भी सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको यहाँ पे कंकरेंट जो आपका क्या लिस्ट का जो आपका हो गया एजुकेशन। आपने देखा है कि एजुकेशन जो है बेटा, एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, क्योंकि आपने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है सॉरी उसकी भी अपनी स्कूलें होती है, जैसे केवी हो गया, एनवीएस नवोदय विद्यालय हो गया। इन द सेम मैनर स्टेट्स की भी अपनी खुद की क्या होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, जैसे इंटर आपके क्या है इंटर कॉलेजेस हो गए, तो ये स्टेट के अंदर है। तो स्टेट जो है बेटा, स्टेट के अंदर तुम्हारा क्या है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या कर सकती है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने देखा अभी तक शेड्यूल 7, तो ये हमने बेटा अभी शेड्यूल 7 को कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल 8। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप इसको आपने नोट कर दिया होगा। हम आगे देख रहे हैं इसके अंदर शेड्यूल 8 के बारे में या शेड्यूल 8 के बारे में। अब हम शेड्यूल 8 के बारे में बात करते हैं, तो शेड्यूल 8 के अंदर क्या है, शेड्यूल 8 के अंदर क्या है कि जो इंडिया की जो आपकी भाषाएं हैं, ठीक है, इंडिया में आपको पता है वैसे काफी सारी भाषाएं हैं, काफी सारी बोलियां यहाँ पे आपकी बोली जाती है, 1500 से ज्यादा बोलियां या 1500 से ज्यादा यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन शेड्यूल 8 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है वो क्या बोलता है, वो बोलता मतलब हमारे शेड्यूल 8 ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, 22। तो हमारे शेड्यूल 8 में इंडियन लैंग्वेजेस कितनी है, 22 लैंग्वेजेस को यहाँ पे आपका बोला गया है कि हमारे 8 शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं बेटा, 22 लैंग्वेजेस है। बहुत सारी आपके इसके अंदर है लैंग्वेजेस है, जैसे आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली,
आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, राइट, आपका बहुत सारी इसके अंदर क्या है आपकी ये आपकी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन बेटा एक बात आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, अगर इंग्लिश में बोलूं, इंग्लिश एक भाषा है, क्या इंग्लिश शेड्यूल 8 के जो 22 लैंग्वेजेस हैं क्या इनके अंदर है? द आंसर विल बी नो, इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो कि शेड्यूल 8 के 22 लैंग्वेजेस में शामिल जो नहीं है, तो अगर आपके पास आता है तेलुगु, हिंदी, मलयालम एंड इंग्लिश, तो द आंसर विल बी इंग्लिश। इंग्लिश आपकी जो है इन 22 लैंग्वेजेस के अंदर हमने शामिल इसके अंदर नहीं की हुई है, ठीक है ना। तो आई होप आपको 8th शेड्यूल भी समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था आपको कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो इंप्लीमेंट होने के टाइम पर केवल यहां तक, केवल 8th शेड्यूल तक हमारे पास थे। इन 4 शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा हूं ये बाद में जाकर के ऐड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है शेड्यूल 9 या शेड्यूल 9। तो बेटा शेड्यूल अगर मैं 9 की बात करता हूं तो शेड्यूल 9 आपका क्या बोलता है? ये शेड्यूल 9 आपका बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। दिस इज वेरी सिंपल कि वैलिडेशन, कुछ एक्ट और कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं यहां पे जिसका वैलिडेशन की बात करता है कौन? आपका शेड्यूल 9। तो वैलिडेशन ऑफ सम एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एक्ट्स और कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जिसके वैलिडेशन के बारे में हमारा शेड्यूल 9 हमारी क्या करता है? बात करता है, ठीक है ना। शेड्यूल 10, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 10 जो है बेटा आपका किसके बारे में बात कर रहा है? शेड्यूल 10 आपका बात करता है बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है ना। दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को इफ यू सी इन हिंदी दिस इज नोन एज दल बदल कानून, ओके। दल बदल कानून मींस क्या होता था? देखिए व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर कि मान के चल लीजिए हमने किसी नेता को या किसी एक आदमी को यहाँ पे अभी इलेक्ट कर दिया है, मान के चल लीजिए दैट पर्सन इज फ्रॉम बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी से हमने उस पर्सन को दे दिया वोट और उसको वोट देकर के हमने इलेक्ट कर दिया है और वो जाकर के कल को बैठेगा लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब हमने तो उसको इसलिए वोट किया है क्योंकि दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो हमने उसको इलेक्ट किया है कि वो पर्सन बीजेपी पार्टी का है और वो कल को जाकर के लोकसभा के अंदर बैठ गया। लेकिन कल को उसने लोकसभा में क्या कर दिया? अपनी पार्टी को ही चेंज कर दिया, उसने बीजेपी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में चले गया। इसका मतलब यह है उसने लोगों के विश्वास को धोखा दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दल बदल कानून, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, इसको बोलते हैं डिफेक्शन कि उसने दल अपना जो दल है उसको चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं दल बदल। तो उसने अपना दल, अपनी पार्टी को चेंज कर दिया, बल्कि हमने उसको एक पर्टिकुलर पार्टी से भेजा था लेकिन वहां पे जाकर के उसने अपनी पार्टी को वहां पे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमने शेड्यूल 10 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जोड़ा, जो हमारे शेड्यूल्स हैं उसमें एक और ऐड किया शेड्यूल 10, और उसमें क्या दिया गया? हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया गया और ये बोला गया कि अब अगर कोई भी दल बदल करता है, अपनी पार्टी को चेंज करता है, तो उसके कैंडिडेचर को खत्म कर दिया जाएगा, उसको वहां से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका शेड्यूल हो गया 10। अब इसके बाद आपका शेड्यूल 11 जो है, शेड्यूल 11 क्या बोलता है बेटा? शेड्यूल 11 जो है आपका, शेड्यूल 11 आपका मेनली 1992 के अंदर इसमें ऐड हुआ था। शेड्यूल आपका क्या कहता है? आपका शेड्यूल बेटा रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट मतलब जो हमारा पंचायत होता है। आपने देखा होगा जी जो हमारा पंचायती राज, जो हमारा पंचायत होता है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो हमारा पंचायत है, इसको हमने किस पे जोड़ा गया था? ये मैं आपको बता दूं, वैसे 72nd अमेंडमेंट, सॉरी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड हुआ था। ईयर आपका है 1992। तो 1992 के अंदर शेड्यूल 11 जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट से डील करता है, इसको जोड़ा गया था। इन द सेम मैनर लास्ट जो है आपका बेटा शेड्यूल 12, तो शेड्यूल 12 भी आपका क्या है? शेड्यूल 11 आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट से डील करता है और ये आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट से डील करता है। शेड्यूल 12, तो शेड्यूल 12 मींस अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर मेनली क्या आता है? आपने सुना होगा म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, आपने यहाँ पे सुना होगा। तो म्यूनिसिपैलिटीज हो गया या
या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए। तो ये सारी चीजें जो है आपका शेड्यूल या शेड्यूल 12 के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, तो शेड्यूल 11 रूरल लोकल गवर्नमेंट जो हमारी पंचायत होती है, और शेड्यूल 12 अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, इसको शेड्यूल 12 के अंदर जोड़ा गया था। और ये भी बेटा आपका 1992 के अंदर इसको जोड़ा जाता है। तो ये हमने देखे बेटा पूरे के पूरे हमने शेड्यूल्स देखे। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे और आई होप यहाँ तक आपको आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड आज हम इतना करेंगे बेटा, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।